हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार। डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में कई बार यहाँ से प्रश्न उठाए गए हैं डायरेक्ट, और कई अदर एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1919 और 1935 के अधिनियम से। तो हमने आपको बताया था, एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि हमने संवैधानिक विकास को दो भागों में बांट लिया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत की थी, और आपका 1857 का जो विद्रोह होता है 1858 तक चला था, और 1858 में कंपनी शासन भारत से समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट रूल ओवर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, और 1858 से लेकर के 1947 तक क्या किया जाएगा, अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट भारत पर कंट्रोल करेगी, और जितने भी एक्ट आएंगे तो बनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट बनकर आते थे। पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो एक्ट बनकर आते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, भारत में शासन करती थी। अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक्ट बनकर आएंगे भारत के लिए, और भारत को डायरेक्ट रेगुलेट किया जाएगा क्राउन के द्वारा, या ताज का शासन कहना है। वहां का जो किंग होता है, क्वीन होती है, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं। तो अब हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये इसे हम लोग क्या करेंगे, तीन भागों में बांट लेंगे। ठीक है, इसे तीन भागों में बांट के पढ़ लेंगे हम लोग। एक तो जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो ब्रिटेन में क्या परिवर्तन हुआ, ब्रिटेन में परिवर्तन। ठीक है, पहला। दूसरा, भारत में केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ, और भारत में प्रांतीय स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ। तो भारत में इंडिया में सेंट्रल लेवल पे क्या परिवर्तन हुआ, भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन, केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन। ठीक है, और आपको बता दें भारत में प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन, प्रांतीय स्तर पर परिवर्तन। ठीक है, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं तो आपको बता दें, यही हम लिखे दे रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1919 में ब्रिटेन में क्या परिवर्तन किया गया तो आपको बता दें, जो 1793 में भारत सचिव को वेतन, आप याद करिए, भारत सचिव को वेतन कहा गया था भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि भारत सचिव को वेतन, भारत सचिव को वेतन, भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश
राजस्व से दिया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत सचिव को वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक उच्चायुक्त, ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। ठीक है, ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया, जो क्या करेगा, जो भारतीयों के व्यापार एवं शिक्षा संबंधी मामलों को देखेगा, जो भारतीयों के व्यापार एवं शिक्षा संबंधी मामलों को देखेगा। यही लिखे दे रहे हैं, व्यापार एवं शिक्षा संबंधी मामलों को। ठीक है, व्यापार एवं शिक्षा संबंधी मामलों को देखेगा भारतीयों के। केंद्रीय स्तर पर क्या परिवर्तन किया गया, 1919 के एक्ट जब बन के आया तो आपको बता दें केंद्रीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन किया गया। जो आपको लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन दिखाई दे रहे हैं, इसी एक्ट के माध्यम से शुरुआत हो गई थी। 2 सदनीय वाली विधायिका की शुरुआत यहीं से दिखाई देती है आपको। अभी तक जो कार्यकारिणी थी, वायसराय की कार्यकारिणी थी, एक सदन ही दिखाई दे रहा था और वहीं पे कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक ही छत के नीचे हैं। अब दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग कर दिए गए, हालांकि इनके नाम अलग थे। आपको बता दें भारत में केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन तो शुरुआत 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी को शामिल किया गया। 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। ठीक है, 3 भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा, इसको बंद कर देते हैं। द्विसदनात्मक बाइकैमरल द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, एक था आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन इसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, राज्य परिषद। ठीक है, और इसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई।
स्थगन प्रस्ताव लाने का अधिकार, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये कई सारे प्रावधान किए गए। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर प्रांतों में एक इंपॉर्टेंट द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया। द्वैध शासन ये क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। यानी विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। पहली बार विषयों को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। ठीक है, तो विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। इसे हम लोग देखते हैं द्वैध शासन की शुरुआत में, यानी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित